हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका नाम होगा स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। लेकिन ये टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको जो और 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, अगर उसके बारे में मैं आपको रिमाइंड करा दूँ तो सबसे पहले मैंने बताया था कि संविधान क्यों और कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे चैप्टर में हम देखे थे भारतीय संविधान में मूल अधिकार, इसका मतलब आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, काफ़ी डिटेल से बताया। साथ साथ मैंने टोटल 22 पार्ट को कवर कराया कि 22 पार्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि संविधान का आपको बताते हुए मैं चला था कि संविधान में 22 भाग हैं, 395 मूल रूप से अनुच्छेद थे, साथ साथ 12 अनुसूची है। ये सारी चीज़ों को मैं कवर करवाया हूँ। तीसरे चैप्टर में मैं बताया था कि चुनाव और प्रतिनिधित्व, चुनाव कैसे होता है, चुनाव कौन कराता है, प्रतिनिधि हमारा कौन होगा, प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, चुनाव आयोग कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें मैं तीसरे चैप्टर में बाकायदा कवर किया। चौथी चैप्टर में जब मैं आया था तो आपके सामने कार्यपालिका चैप्टर लेके आया था। आप देखे होंगे कि कार्यपालिका का दोनों स्तर को मैं जिक्र किया, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। काफ़ी डिटेल से मैं इस पर बात किया। साथ साथ राष्ट्रपति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया था, प्रधानमंत्री के बारे में बताया था, कुछ मुख्यमंत्री के बारे में बताना रह गया था क्योंकि वो उस समय वहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं था। साथ साथ मैं राज्यपाल के बारे में भी जिक्र किया था। उसके बाद आया था चैप्टर विधायिका। मैं बताया विधायिका अर्थात जो विधि निर्माण करने वाली बॉडी होती है, कैसे विधायिका काम करती है, विधायिका के कितने अंग होते हैं, ठीक है। साथ साथ में इसमें संसद के बारे में बताया, संसद कैसे काम करती है, संसद कैसे कानून बनाती है, संसद कैसे संविधान प्रक्रिया में शामिल होती है। और छठी जो चैप्टर थी उसमें मैं आपको बताया था न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, काफ़ी डिटेल से मैं उनके बारी बारी से जिक्र किया था कि कैसे काम करता है, कितने रिट जारी करते हैं और कौन से आर्टिकल से रिट जारी करते हैं। साथ साथ जो रिट है वो 5 प्रकार के कौन कौन है, सारी चीज़ मैं आपको डिटेल से समझाया हूँ। और अगर अगली बात देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो वो होगा आपका संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में मैं आपको बताया था कि फेडरलिज्म भारत एक राज्यों का संघ है। राज्य कितने हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे संघवाद में शक्तियाँ विभाजन है। और शक्तियों के विभाजन में मैंने बताया था कि सूची के माध्यम से बताया गया। क्या क्या बोला मैं, लिस्ट बनाकर शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्य के बीच। उसी संदर्भ में मैं बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में बताया था कि 100 सब्जेक्ट हैं, उसी तरह से मतलब 100, उसी तरह से राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और अगला समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। किंतु जब पंचायती राज या स्थानीय शासन का गठन किया गया, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी में से वहीं से मैं शुरू करूंगा उससे जोड़ते हुए। तो इसके साथ साथ आइए क्या बताना चाहता हूं मैं। सबसे पहले मैं बताया कि कैसा है भारत। जब आपको बता रहा था संघवाद चैप्टर तो मैं इसी में बताया था कि शक्तियों का क्या है दोस्त, शक्ति का विभाजन है, ठीक है। इसी विभाजन के चलते आपको देखने को मिलेगा 3 सूची मिलेगा। उस सूची का नाम क्या होगा, सबसे पहले संघ सूची, है ना। दूसरे नंबर पे आपको बताया था राज्य सूची। तीसरे नंबर पे मैं ही बताने वाला हूँ समवर्ती सूची। और ये भी बताया था कि जो इन तीनों में नहीं है वो क्या होगा, अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। तो वो किसके पास होता है, केंद्र के पास। संघ सूची में 100 सब्जेक्ट बताया था, 100 सूची। राज्य सूची के अंतर्गत में आपको बताया था 61 और यहाँ पे बताया था 52। अब मेरे दोस्त, चूंकि हम आज पढ़ने वाले हैं स्थानीय शासन, और ये स्थानीय शासन किसका सब्जेक्ट है, राज्य सूची का सब्जेक्ट है। तो इस राज्य सूची में क्या होगा, शक्तियों का और विभाजन होगा। और इसके तहत क्या किया गया है कि एक बना पंचायती राज और दूसरा जो बना है उसका नाम बोलेंगे नगर पालिका। तो फिर क्या हुआ, जो 61 सब्जेक्ट इधर मिले हुए उसमें से यहाँ पे कितना हो गया, 29 सब्जेक्ट इनको दे दिया गया और 18 सब्जेक्ट नगर पालिका को दे दिया गया। क्लियर है ये दोनों बात। तो अगर आप देखेंगे कि ये 29 सब्जेक्ट लेके है तो क्या क्या सब्जेक्ट है मैं बताऊंगा। नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब एक बात और समझिए, जब आज पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय शासन तो सबसे पहले आपको इतनी सी बात जरूर समझ में आना चाहिए कि स्थानीय शासन बना ही क्यों, क्या कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार की समिति है जो इसके बारे में सुझाव दिया। यह सबसे पहले संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो किस संशोधन के तहत लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 40 में इतनी सी बात लिखी हुई है
कि पंचायती राज का गठन किया जाना चाहिए, बस। और अगर आपसे सवाल कर दे कोई कि पंचायती राज का गठन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आपको बताना होगा 40, राइट। इसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन क्यों, स्थानीय शासन कब, स्थानीय शासन कहाँ, स्थानीय शासन किसने दिया, साथ साथ स्थानीय शासन में आरक्षण कितना दिया हुआ है, साथ साथ स्थानीय शासन में चुनाव कैसे होता है, और आपकी बात करूं तो स्थानीय शासन में समितियां कैसे बनी हुई है और उसका वित्तीय संरचना कैसे होता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कितना उम्र होना चाहिए, कौन चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग होगा, वो राज्य चुनाव आयोग कैसे काम करेगा, सारी क्वेश्चन का जवाब आपको मैं दूंगा इस चैप्टर में। क्लियर। अब बारी बारी से सबसे पहले आप देखेंगे क्या है स्थानीय शासन है, क्या है स्थानीय शासन। तो इसी के लिए मैं बताऊंगा कि ग्रामीण व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि स्थानीय शासन का मतलब सीधा ग्रामीण और जिला के स्तर पे, क्योंकि अभी जब त्रिस्तरीय बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है। अगली बात एक और देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। जब जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा तब तक लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। इसी वो संदर्भ में मैंने लिखा कि लोकतंत्र कैसा हो गया और स्ट्रांग हो गया। क्लियर, क्योंकि आपको बताते हुए मैं चला था कि जब देखे होंगे सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है शक्तियों का केंद्रीकरण। अगर आप केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण को एक्सेप्ट करोगे तो ऐसे में लाजमी है कि आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि जनता के लिए है ना शासन। अब समझिए एक बात, पहले शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब पहले से भी विकेंद्रीकरण किया गया था। कहाँ पे, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे। किंतु इस स्थानीय शासन लोकल गवर्नमेंट्स के चक्कर में राज्य जो था उसकी भी शक्तियों का विभाजन किया गया पंचायती राज और नगर पालिका में। क्लियर हुआ ये बात। अगली बात समझिए, अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या समस्या होता, विभाजन नहीं हुआ होता तो आम जनता अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचने में असमर्थ होते और होते थे। किंतु लोकल बॉडीज के बनने के बाद आप आराम से अपने मुखिया जी से मिल सकते हैं, लेकिन विधायक से मिलना आसान नहीं होगा, सांसद से मिलना आसान और नहीं होएगा। ठीक है, तो इसी वजह से स्थानीय शासन को अडॉप्ट किया गया। अब हम पूरी इतिहास जानेंगे कि आज स्थानीय शासन कैसे कैसे चल रहा है, क्या क्या प्रावधान है। तो क्या है उसमें पता है कि ग्रामीण व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। साथ साथ ये आम आदमी के या आम नागरिक के सबसे नजदीक का शासन होता है। ये बात समझ पाए कैसे नजदीक होगा। एक और बात समझिए, क्यों लाया गया, तो इसका आंसर यही देंगे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज को एक्सेप्ट किया गया। तीसरी बात जो बताऊंगा, कब आया, तो सबसे पहले ये कब का जवाब देने से पहले देखिए इसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारत में भी ये देखने को मिलता था कि सभा के माध्यम से लोग पंचायत का गठन करते थे। एक सभा होता था, उसमें 4-5 लोग होते थे और जनरली उसको जो आप लोग पंच कहते हो। उसके बाद देखेंगे कि एक पंचायत का रूप लिया और छोटे स्तर पे जो भी किसी की गलती होती थी बैठ के सुलझा लिया जाता था। इस तरह से चल रहा था प्राचीन भारत में। लेकिन जब आप आधुनिक भारत की तरफ झांकने की कोशिश कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि सबसे पहले 1882 में लॉर्ड रिपन नाम का एक वायसराय भारत का जो थे, उन्होंने क्या किया, स्थानीय शासन को लाया। इसी वजह से स्थानीय शासन का पिता किसको कहेंगे, लॉर्ड रिपन। ध्यान रहे उसका एक और भाई है लॉर्ड लिटन, तो मैं लिटन नहीं कह रहा, आर वाला रिपन कह रहा हूं। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक और बात समझिए, तो कहां से आया, तो सबसे क्या कब आया, तो सबसे पहले जो भारत में आया था 2 अक्टूबर 1959, क्योंकि आपको पता है ये 2 अक्टूबर कुछ है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। तो अगर 2 अक्टूबर 1959 को आया था तो आपको एक बात और बता दूं कि 2 अक्टूबर को क्यों रखा गया, क्योंकि स्थानीय शासन का सिफारिश करने वाले व्यक्ति जो थे सबसे ज़्यादा उनका श्रेय गांधी जी को जाता है। तो इसी वजह से उनके बर्थडे, उनके जन्मदिन के सम्मान, मतलब उनको सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन के ऊपर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक क्षेत्र है नागौर, वहां से लाया गया या लागू किया गया। तो सबसे पहले पूछता है सवाल क्या, कहां से लागू हुआ, अगर नागौर ऑप्शन है तो नागौर टिक करेंगे, और अगर राज्य पूछे तो राजस्थान टिक करेंगे, वो टाइम पूछे तो 1959 बताएंगे। इतनी सारी जवाब आप दे सकते हैं। अगली बात समझिए, कहाँ लागू हुआ, तो आपको पता है अभी कि संविधान के आर्टिकल 40 में ये बात आपका लिखा हुआ है। और ये बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बस गठन के बारे में बताया हुआ है कि एक पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात,
अब देखिए कहाँ का मतलब मैं लेके जाना चाहता हूँ संविधान में। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है तो आर्टिकल 40। बाद में क्या हुआ, जब ये संवैधानिक संशोधन कराकर इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया, तब आर्टिकल किस किस में और कहाँ कहाँ शामिल किया गया वो आप समझिए। संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 1992 को, और 2 सुधार हुआ, एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73rd और 74th हुआ ये। तो आप देखेंगे 73rd और 74th से जब लागू कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और सिफारिश करने वाला कौन थे, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति। इन दोनों समितियों के बारे में मैं आपको आज भी बताने वाला हूँ। तो आप समझिए, जब संवैधानिक दर्जा मिला तो इसको जोड़ा गया, जो एक पंचायती राज है वो आया भाग 9 में, साथ साथ अनुसूची 11 में। दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे दिमाग में, गलत कर सकते हो आप एग्जाम में। अब अगली बात समझिए, ये तो मैंने बोला पंचायती राज के लिए, ठीक है, तो मैं इन दोनों को इस तरह से लेके चला जाता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब भाग 9 और अनुसूची 11 में जो लिखा हुआ है वो बात है पंचायती राज से संबंधित। क्लियर। फिर भाग 9 का ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और अनुसूची 12, ठीक है, इन दोनों को जो जोड़ा गया ले जाके वो हो गया नगर पालिका। फिर से एक बात कहूं कि जब संवैधानिक संशोधन हुआ तो पंचायती राज को भाग 9 में जोड़ा गया। संविधान का 22 भाग है ना, 9वीं भाग में, और नगर पालिका को 9 क में जोड़ा गया। ये बात समझ पा रहे हैं। साथ साथ अनुसूची 11 में जोड़ा गया पंचायती राज को, लेकिन अनुसूची 12 में जोड़ा गया नगर पालिका को। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक। अनुच्छेद कौन सा है, 243, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको रखना होगा, ये दोनों के बारे में अनुच्छेद मिलेगा, ठीक है। अब देखिए किसने में आएगा, सबसे पहले आपको बताऊं, लॉर्ड रिपन 1882 में, कई बार क्वेश्चन का हिस्सा बना है। दूसरी बात, गांधी जी, इन्होंने भी सिफारिश किया था, तभी ये आर्टिकल नंबर 40 में जाकर जुड़ा। साथ साथ समिति, बहुत सारी समिति आई, जैसे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आए थे, 1957। इनके कहने पर 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय ढांचा हमने एक्सेप्ट किया। ये सारी बातें आप देखें। उसके बाद देखिए जब सिफारिश इन्होंने किया, इसके बाद इधर आइए। अब क्यों चाहिए स्थानीय शासन, इसका जवाब मैं देता हूं। स्थानीय सरकार क्यों चाहिए, स्थानीय शासन क्यों चाहिए। अब देखिए, लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे होगा ना, समझा दिया ऊपर। अगली बात, स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो स्थानीय समस्याएं हो क्या सकता है, जैसे सड़क संबंधी, सिंचाई संबंधी, पेयजल, स्कूल और पर्यावरणीय समस्याएं। इन सारी समस्याओं पे कौन काम करेंगे, स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार काम करेंगे। अगली बात, कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, जैसे स्थानीय स्तर पे रोजगार देते हैं। दूसरी बात, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, और जो लोग नहीं ला रहे हैं, आप सक्षम हो उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए। अगली चीज, जनता के सबसे नजदीक का शासन होता है, तो प्रॉब्लम सोल्व बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा खर्च कम लगेगा, क्योंकि इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और किसी के पैकेट में कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये सारा शायद समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जिन कार्यों को स्थानीय स्तर पर किया जाता है वे काम स्थानीय लोगों तथा उसके प्रतिनिधि के हाथ में होनी चाहिए। इसका मतलब ये मनरेगा की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। अगली बात देखिए, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, लगभग 6-7 पॉइंट होंगे। तो पहला देखिए प्राचीन भारत में, और दूसरा देखेंगे आधुनिक भारत में। जब स्थानीय शासन का विकास हो रहा था प्राचीन भारत में, अभी आपको समझा भी रहा था कि अपना शासन स्वयं चलाने वाले ग्राम समुदाय, जिसको आप क्या कहेंगे, सभा के रूप में जाने जाते थे। बाद में क्या हुआ, गांव की सभाएं मिलकर एक पंचायत का गठन किया, और यही पंचायत क्या हुआ, अलग अलग काम करने लगा। इनका कार्य का दायित्व भी बढ़ा, साथ साथ इनकी भूमिका अत्यधिक बढ़ गई। बाद में क्या हुआ, जो आधुनिक भारत में थे, स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय बने, और वो उसमें देखेंगे 1882 में, उसी समय एक लॉर्ड रिपन हमारे देश में वायसराय होते थे, अभी आपको बता ही रहा था। तो 1882 के बाद भारत में आए, और भारत में क्या आए, स्थानीय शासन का कंसेप्ट आया। पहले उसको लोकल बोर्ड कहा जाता था, ठीक। तो स्थानीय शासन का पिता किसको कहेंगे, लॉर्ड रिपन को ही कहेंगे, ठीक। तो जो लोकल, या इसको कई बार देखेंगे मुकामी बोर्ड भी कहा हुआ है, ठीक। आगे बात समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मतलब 1919 के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत का गठन होने लग गया। साथ साथ ये
गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में भी देखेंगे उस समय भी ये काम जारी था, अर्थात चल रहा था। साथ साथ महात्मा गांधी जी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। मतलब गांधी जी का कहना था कि अगर राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल पावर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बांट दिया जाए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा लोकतंत्र स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी सिफारिश थी। इसी के समर्थन के चलते ग्राम पंचायत और मजबूत बना। साथ साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कुछ इनको शक्तियाँ मिली, निर्णय प्रक्रिया भी यहाँ पे तीव्र हो गया और लोकतंत्र को मजबूती भी मिला। भारतीय संविधान के भाग 4 अर्थात डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी चर्चा किया गया है। आपको अभी बताया था आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में लिखा हुआ है। साथ साथ देश के विभाजन के समय मिस्टर नेहरू जी अति स्थानीय शासन को खतरा मानते थे, क्योंकि उस समय हो क्या रहा था, जब आप समझेंगे कि विभाजन जब हो रहा था देश का, तो उस समय देखेंगे बहुत ज़्यादा दर्दनाक भयावह था, क्योंकि अपने ही देश में लोग अपने को विदेशी महसूस करते थे। पता नहीं कौन किधर हो चुका था, सारे संपत्ति उनके गंवा चुके थे, कोई भी किसी को मारने पे उतारू थे, वो सिचुएशन ऐसा ही कुछ था। इसी वजह से इनको, और वैसे भी नेहरू जी स्थानीय शासन को उतना अच्छा नहीं मानते थे। फिर भी 1959 में जब स्थानीय शासन पहली बार नागौर में लागू होता है तो उनका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है नेहरू को। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। अभी तक क्या देखे हम, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, और ये लेकर आया था मैं आज़ादी के तक कि आज़ादी के समय तक की स्थिति क्या थी। अब आप समझिए, स्वतंत्र भारत इसका मतलब आज़ादी के बाद की बात हो रही है। तो स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उसमें आप देखेंगे कि जन भागीदारी अर्थात जनता की भागीदारी बहुत बड़े स्तर पे आया, बहुत आगे बढ़ के उन लोगों ने शामिल हुआ और सहायता किया एक दूसरे का। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जन भागीदारी बढ़ा। सेकंड, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसी की बात करूंगा अभी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश भी किया था, और कब किए थे, 1957 में। ठीक है, साथ साथ आप देखिए 2 अक्टूबर 1959 को इनके सिफारिश करने के बाद लागू हुआ था, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब आप समझिए त्रिस्तरीय का मतलब क्या है। सबसे नीचे के उन्होंने क्या रखा हुआ है, ग्राम पंचायत को। सेकंड नंबर पे ब्लॉक कह सकते हो, प्रखंड कह सकते हो, मंडल कह सकते हो, तालुका कह सकते हो, इसके स्तर पे है, और साथ साथ जिला पंचायत के स्तर पे है। ठीक, क्या है ये तीनों, कहाँ, यहाँ जैसे यहाँ जानते होंगे मुखिया जी बनते हैं, यहाँ पे जिला पार्षद होते हैं, शहरों वाले क्षेत्र में जिला पार्षद, इधर गांव में मुखिया जी होते हैं। तो इस तरह से एक एक करके मैं तीनों बॉडीज के बारे में काफी डिटेल से बताऊंगा। ठीक, आगे देखिए, गुजरात महाराष्ट्र ने 1960 में निर्वाचन द्वारा स्थानीय प्रणाली को अपनाया, स्थानीय शासन प्रणाली को अपनाया। इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने खुद से मतलब चुनाव करवाया, और इस पर फंड जो पैसा खर्च हुआ होगा केंद्र सरकार से मिला उनको। साथ साथ 1986 में देखे होंगे एलएम सिंघवी समिति, वही लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो कि राजीव गांधी जी गठन किए थे। तो बोला जाता है कि इन्होंने न्याय पंचायत की स्थापना किया, और ये बात कितना इंपॉर्टेंट है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल के देखिए कितनी बार आया हुआ है। साथ साथ संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की, और उन्होंने कहा कि चुनाव होना चाहिए पंचायतों के स्तर पे, फंड मिलना चाहिए पंचायतों को। ठीक है, साथ साथ 1989 का जब दौर आया तो उस समय देखेंगे पीके थुंगन समिति एक सामने आता है, और पीके थुंगन समिति ने भी सेम सिफारिश करी कि स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, चुनाव समय समय पर कराया जाना चाहिए। साथ साथ इन्होंने कार्यों की सूची भी बनाया कि स्थानीय स्तर पे क्या क्या कार्य उसको आवंटन किया जाएगा। ठीक, आप अगर देखेंगे तो बाद में क्या हुआ कि धन की सुविधाओं का भी जिक्र किया गया कि धन की सुविधा कितना कितना दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो समितियां आपने पढ़ा वो एक जगह अगर आपका लिखा रहेगा तो कई बार देखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट वो क्या करता है, मैच कराने देता है कि कौन सी समिति कब बनी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 1957 में एक समिति बनी, फिर 1977 में एक समिति आई, फिर 1986 में एक समिति आई, फिर 1989 में एक समिति आई। सबसे पहले 1957 में मैं आपको क्या बताया, बलवंत राय मेहता, 77 में अशोक मेहता, 86 में कौन, LM लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, आगे समिति समझ ही लेंगे। 89 में क्या है, पीके थुंगन, ठीक है, समिति। और है एक दो
तो वो जब मैं उसको पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको समराइज करा दूंगा। कई बार देखिएगा मैच कराने आता है, काम पूछता है क्या क्या इन्होंने, किन किन का योगदान क्या है। तो बलवंत राय मेहता सबसे पहले दिए, और कितना, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता द्विस्तरीय। एल.एम. सिंह भी आपको बताया, और पी.के. थुंगन दोनों संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश किए थे। ठीक है, और एक दो को आएगा वो मैं आपको जोड़ते हुए उस समय बता दूंगा। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 था, मे भी 2 पार्ट और आए। धन्यवाद।